हाँ बेटा, क्या हाल है? बढ़िया। शुभम, अभिषेक, लवीस, रेहान, बढ़िया बढ़िया बेटा। कल पढ़ कर आएंगे, आज जरूर पढ़ेंगे। पहले प्रिंस, छवि, क्या हाल है बेटा? रेहान आगे आ जाओ, पीछे क्यों बैठे हो? चलो बेटा, बच्चों अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी, देखो एक दो गार्जियन के कॉल आ रहे हैं कि सर बच्चे का फर्स्ट टेस्ट में ये स्कोर हुआ तो बच्चा डिमोरलाइज फील कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसी कुछ भी जरूरत नहीं है, स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कर दिया? ठीक है बेटा। ऐसी कोई कंडीशन आनी नहीं चाहिए कि हम डिमोरलाइज फील कर रहे हैं। अरे जिंदगी क्या है, अनसक्सेस का ही तो नाम है। अभी तो तुमने क्या झेला है? पहला माइनर टेस्ट झेला है। अभी तो तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ झेलना है। बात समझ में आ रही है क्या? तुम सोचोगे क्या कि मेरी आखिरी प्रॉब्लम ऐसा है जिंदगी की, इसके बाद अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन जैसे देश के आए वैसे आपके भी आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? प्रॉब्लम आती जाएगी। ये माइनर टेस्ट है, ये तो बेटा आपको जानबूझ के आपको गिराया जाएगा। आप में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि मैं अच्छा करके दिखाऊं। समझ में आ रहा है क्या? आपके नेगेटिव करवाना, स्कोर कम करवाना, ये करवाना सब इसलिए है ताकि एग्जामिनर आपको धोखा नहीं दे सके। बात समझ में आई क्या? अरे अपने कोई भी गलती अपन से होती है, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, उनसे अपने एडवाइस लेते नहीं लेते? क्यों लेते हैं? वो गलतियां कर चुके हैं कई साल पहले। बात समझ में आई क्या? ठीक है, हमसे ज्यादा ठोकरें उन्होंने खाई हुई है। अगर हमसे डबल एज है, ट्रिपल एज है, तो हमसे डबल और ट्रिपल उन्होंने ठोकरें खाई हुई है। एक्सपीरियंस भी उनका हमसे कई टाइम मल्टीप्लाई में है। होता नहीं होता? तो उनको रिजल्ट पता है कि ऐसा करने पर क्या होता है। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा। आप टेस्टों में गलतियां करते हो या फिर कहाँ आपसे गलती हो रही है, गलतियां करते जाओगे तब पता चलेगा कि ऐसा होगा तो गलती हो सकती है और ऐसा होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये आपको अलर्ट रहना। हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है। और एक बात खास का ध्यान, शायद मेरे फादर ने बोला था, कईयों के फादर ने बोला, ऐसी बात नहीं है किसी के फादर ने बोला। बच्चों ध्यान रखना, सभी के लिए कॉमनली कर रहा हूँ कि एक दो बच्चे की दिक्कत नहीं है, कई बच्चों की दिक्कत होती है। कई बच्चा तो एक दो बच्चे कह देते हैं, पर्सनली मिल लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, बाकी बच्चे नहीं कर पाते। तो अंदर ही अंदर घुटने की जरूरत नहीं है। अभी तो आपको पूरी साल आपको जलील किया जाएगा बेटा। ठीक है, कहने का मतलब है आपका स्कोर खराब होना, ये सब होना बहुत बार होगा, मतलब ये है बच्चों। समझ में आ रहा है? तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, ये आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। अरे किस्मत और टीचर में यही तो फर्क होता है बेटा। टाइम क्या करता है? टाइम और टीचर दोनों सिखाते हैं, लेकिन टाइम तो क्या होता है, जाने के बाद सिखाता है कि देखो बेटा तूने ऐसा किया था इसलिए ये रिजल्ट आया। और टीचर क्या होता है बेटा, टाइम से पहले तुम्हें सिखाता है कि ऐसा करोगे तो बच जाओगे। समझ में आ रहा है? इस चीज का ध्यान रखना। हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है। और सबसे बड़ी बात, एक बात ध्यान रखना, अपना कंपटीशन खुद से होना चाहिए। ध्यान रखना बेटा। समझ में आ गया? मेरे साथ वाले बच्चे के 90% बने हैं, उसके 90 से मेरा सिलेक्शन हो गया है क्या? नो बेटा। मेरे साथ वाले के अगर 40% है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया है क्या? मेरा सिलेक्शन होना ना होना किस पे डिपेंड करता है? समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आई क्या? ठीक है, दूसरों को देख के थोड़ा बहुत फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन इतना भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए खुद की एग्जिस्टेंस भूल जाए। समझ में आ रहा है बच्चों? ये ध्यान रखना। दुनिया में तुमसे अच्छे भी मिलेंगे, तुमसे बुरे भी मिलेंगे, यानी तुमसे अप और डाउन दोनों कंडीशन तुम्हें मिलेगी। अपने से जो ऊपर है बस उसको देख के थोड़ा सा ये खुद को चैलेंज करो कि ये बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूँ। ठीक है? और जिससे तुमसे डाउन है उनको देख के ये फील करो कि मैं इससे तो अच्छा ही कर रहा हूँ, इसका मतलब कुछ कर रहा हूँ, मेरे में कोई बात है। अपने में झूठा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खुद को कुछ नहीं समझते, बहुत कुछ भी नहीं समझना चाहिए, तो कुछ भी ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं समझते। समझने में बात से आ रही है कि मेरा कहने का मतलब क्या है? खुद का कंपटीशन होना चाहिए बेटा खुद से। मेरा सिलेक्शन होगा किसी दूसरे के 90 या 20 आने से होना नहीं होना डिपेंड नहीं करता। मेरा सिलेक्शन होना ना होना किस पे डिपेंड करता है? मेरे खुद पे। अगर मेरे 40% आए हैं तो मुझसे गलती कहाँ हुई है उसको मुझे आगे ध्यान रखना है। समझ में आ गया? मेरे 90% आए तो किस वजह से आए हैं, इसका मतलब मैंने ये किया इस वजह से 90 आए हैं, इसका मतलब मुझे इस आदत, इस हैबिट, इसको अपनी हैबिट में यूज करना है, रेगुलेट करना है, इसको कंटिन्यूअसली यूज करना है। ऐसा करूंगा तो 90 होगा, ऐसा करूंगा तो ये होगा। बेटा उधर फैन है बेटा, चला लो। फैन का स्विच शायद उधर है, इस साइड या इस साइड देख लो, यहाँ शायद इसका स्विच। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, आपका स्कोर अच्छा होना बुरा होना, हाँ ठीक है, खुशी भी होनी चाहिए, थोड़ा सा हर्ट भी होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप काम पे फोकस नहीं कर पाओ, खुद को कमजोर समझ लो। अभी तो तुम्हें जिंदगी बहुत कुछ सिखाएगी बेटा। बात समझ में आ रही क्या? तो एक दो टेस्ट से कोई ज्यादा वैसे नहीं होना चाहिए कि जिंदगी खराब होगी। बस ये ध्यान रखना, खुद का कंपटीशन खुद से करना है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, मेरे इतना स्कोर हुआ तो किस वजह से हुआ है, ईमानदारी से उस चीज को फील करो। बस आगे मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए। दुनिया के जितने सक्सेसफुल पर्सन है ऐसे नहीं है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन इन्होंने हमेशा हमसे ज्यादा गलतियां की है, लेकिन उन्होंने हर बार अपनी गलतियों से सीखा है।
और गलतियों में इंप्रूवमेंट, ऐसे मिस्टेक से इंप्रूवमेंट कर करके वो सक्सेस आज। समझ में आ गया? और जिससे गलती नहीं होगी इसका मतलब उसने कुछ नया किया ही नहीं। अरे सीधी सी बात है, जब तक तुमने कोई टेस्ट नहीं दिया था, तुमसे पिछले 1 महीने से कोई नेगेटिव हो रहा था क्या? अरे तुम्हारा स्कोर खराब हो रहा था क्या? तुमने कोई पेपर ही नहीं दिया था। स्कोर खराब क्यों हुआ, नेगेटिव क्यों हुए? तुमने पेपर दिया है, कुछ किया तो है ना कम से कम। जो कुछ करता है गलतियां उसी से होती है बेटा। समझ में आ रहा है क्या? और उन गलतियों से अगर अपन लेसन लेते हैं कि मुझसे कहाँ गलती, ईमानदारी से सीखते हैं, तो हमें इंप्रूवमेंट श्योर होता है। समझ में आ गया? तो 1-2 टेस्टों की वजह से वही बात है, कोई बच्चा 90% बने इसका मतलब यह कि आज ही वो डॉक्टर इंजीनियर बन गया? नहीं। किसी बच्चे के 20-30 बने इसका मतलब यह कि डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। ध्यान रखना, 90 वाला रह सकता है, 20 वाला भी बन सकता है। डिपेंड करता है लास्ट तक हम कैसे चलते हैं। समझ में आ गया? मैच की पहली बॉल पे 6 लग गया बेटा, मैच जीत गया वहीं पर। मैच की पहली बॉल पे विकेट चला गया, आउट हो गया अपन, तो मैच हार गए क्या? डिपेंड क्या करता है, लास्ट बॉल तक खुद को कैसे लेके चलते हैं। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? धोनी इसीलिए तो धोनी था। अरे तुम्हारी इनिंग की स्टार्टिंग चाहे कैसी भी हो, डज नॉट मैटर, डजंट मैटर, ध्यान रखना, लेकिन एंडिंग कैसी होती है धोनी स्टाइल में, छक्का लगा के विनिंग पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट है। आपके सेशन का भी यही बच्चों, आपकी स्टार्टिंग कैसी होती है डजंट मैटर, एंडिंग कैसी होती है ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन जानबूझ के अपनी स्टार्टिंग खराब करें। स्टार्टिंग अच्छी होती है तो अच्छी बात है, अगर अच्छी नहीं होती तो और भी अच्छी बात है, अपन इसे अच्छा करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अपनी तरफ से अच्छा करने का एफर्ट करो बेटा। अगर पेपर या कुछ भी कुछ खराब हो जाता है तो इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं बेटा, बस ये देखो गलती मुझसे कहाँ हुई है, और खुद को चैलेंज करना जिस दिन सीख जाओगे, छोटी छोटी चीजों से ऊपर बढ़ जाओगे बेटा। ठीक है? ये छोटी छोटी बातों पे हर्ट होना, दुखी होना, इन सबसे ऊपर उठो बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी है। बात समझ में आ रही है क्या? अभी तुमने दुनियादारी देखना स्टार्ट की है, अभी तो तुम खुद की नजरों में बहुत बार गिरोगे, चाहे टेस्ट हो कैसे भी बेटा, कुछ में तो बार बार तुम्हें चोट मिलेगी तुम्हें, और खुद को इतना कमजोर बना लोगे, छोटे छोटे तुम्हें हर्ट कर रही है, इसका मतलब बड़ा धमाका था, तुम झेल ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? और ये ध्यान रखना, हम तो उस मिट्टी में पैदा हुए जहाँ पर शेर पैदा होते हैं, ना कि लोमड़ी। बात समझ में आई क्या? तो शेर कभी छोटे मोटे घाव से डरता थोड़ी है। ठीक है? अरे राणा सांगा की तरह लड़ो बेटा, 72 घाव बोलते हैं ना, 72 होते उसके 72 घाव होते हैं, यानी 72 टेस्ट तो तुम दोगे ही नहीं, इतने घाव तो तुम्हें मिलेंगे नहीं। राणा सांगा बनो बेटा, हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ना कि वही मोहम्मद गोरी की तरह की हारती माफी मांग के भाग जाओ। समझ में आ रहा है क्या मेरा कहने का मतलब? क्या तो जिंदगी हमेशा ध्यान रखो बेटा, हमेशा एक वॉरियर की तरह बनो। मैं हमेशा यही कहता हूँ। बात समझ में आ रही है क्या? हमेशा एक वॉरियर बनो बेटा, वॉरियर, और एक अच्छा इंसान बनो, ये ध्यान रखना। मैं तो अपने बच्चे को भी मैं वीर कहता हूँ, उसे नाम उसको कुछ भी वीर कहता हूँ कि हमेशा एक वॉरियर बन, जिंदगी में कितनी भी तकलीफें आए हमेशा एक वॉरियर बन के लड़ो। अच्छा इंसान इसलिए बनो कि तुमसे कभी किसी का बुरा नहीं हो, और वॉरियर इसलिए बनो कि तुम्हारे साथ कितना भी बुरा हो तुम्हें फर्क ना पड़े। समझ में आ रहा है क्या? जिंदगी में तुम्हें 1000 तकलीफें मिलेगी, 1000 सदमे मिलेंगे, तुम में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि मैं खुद को संभाल सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। बात समझ में आई क्या? बाउंस बैक वाली फीलिंग हमेशा होनी चाहिए। आपको किसी काम में इनिशिएशन अगर सक्सेस मिली है, जरूरी नहीं वो आपका सक्सेस ही हो। इनिशिएशन अगर आपको फेलियर मिला है, जरूरी नहीं हमेशा फेल ही हो। डिपेंड करता है आपकी बाउंस बैक कैपेसिटी कितनी है। समझ में आ गया? यस और नो? तो दोबारा छोटी मोटी बातें नहीं होनी चाहिए। किसी के घर वाले कहे कि ठीक है, किसी के 90 बन गए वो 2 दिन से पार्टी कर रहा है, या किसी के मान लो 40% है वो 2 दिन से रोए जा रहा है, खुश होने के चक्कर में, रोने के चक्कर में आपने अपने 1-2 दिन और खराब कर लिए जिंदगी के। समझ में आ रहा है क्या? जबकि टारगेट लेके चलो बेटा, मेरे पास मेरी जिंदगी का 1 साल 2 साल डे बाय डे करके देखो, मेरे पास 350 डेज है, उसका ट्वाइस कर 365 डेज है, या उसका ट्वाइस करके देख लो, इतने डेज है। हर डे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अच्छा किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है, आगे करके दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना, 90% बने चाहे 40% बने, उसको साइड कर दो, वो आपका पास्ट है। अगले टेस्ट में मुझे क्या काम करना है उस पर काम स्टार्ट कर देना है। समझ में आ गया क्या? यस और नो? तो दोबारा ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। और फिर भी किसी बच्चे को अगर फील होता है ऐसा कि ऐसा हो रहा है, तो वो पर्सनली मुझसे बात कर सकता है बेटा, क्लासेज फ्री हुआ, पर्सनली मुझसे मिल सकता है, पर्सनली मुझसे बात भी कर सकता है। समझ में आ गया छविकांत? बात समझ में आई क्या? यस और नो? ठीक है? तो ऐसा कुछ भी दिल पे लेने की जरूरत नहीं बेटा, ये हमारी जिंदगी का पार्ट है बेटा। सक्सेस हो चाहे अनसक्सेस हो, हम ईमानदारी से इसे फेस करेंगे। ईमानदारी से फेस करने का मतलब ये नहीं है, वही बात है 20% बन के तुम दांत निकालते घूम रहे हो। ईमानदारी से फेस करने का मतलब अगर 20 बने हैं तो मुझे एक्सेप्ट करूंगा कि गलती कहाँ हुई है और उसको आगे इंप्रूव करके दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? जैसे लास्ट ईयर का अपना बच्चा सोहेल में बता रहा था, जस्ट स्कूलिंग से आया था, स्टार्टिंग के 2 पेपर में उसके माइनस में नंबर आए थे, -2%, -3%, लेकिन एक ही बात की बेटा, तो कॉन्फिडेंस रख, स्कूलिंग से जस्ट तू आया है, कम से कम 2 या 3 तू टेस्ट देगा, तब तुझे पता चलेगा रियल में
पेपर देना क्या होता है, कैसे अटेम्प्ट करना होता है, कैसे पढ़ना होता है, कैसे सिलेबस करना होता है, उसके बाद तो बहुत अच्छा करेगा। और उस बच्चे ने इतनी मेहनत की, ऐसा नहीं कि हमने किया, बहुत अच्छी मेहनत की उस बच्चे ने। बाकी के उसके हॉस्टल में जो बच्चे 2-2, 3-3 साल कई सारी कोचिंग में पढ़ के आए हुए थे, नाम तो नहीं लूंगा लेकिन कई कोचिंग में पढ़ के आए हुए थे, उनसे ज्यादा स्कोर वो 6 महीने में करके दिखाया उसने। यहीं पढ़ा था, खाली यहीं आया था डायरेक्टली फरवरी में, और जबकि बच्चा शुरू में तो आया नहीं था, फरवरी में आया था, आधा सिलेबस हो चुका था तब, फिर भी वो बच्चा लास्ट के टेस्ट में उनसे ज्यादा स्कोर करता था। तो 2-3 साल से कई कोचिंग में पढ़ रहे थे वो। बात समझ में आई? मेरा कहने का मतलब क्या, तुम्हारी स्टार्टिंग क्या है ये क्या डजंट मैटर, ठीक है। तुम कंटिन्यूसली बेटा डेली खुद को चैलेंज करो, कोई बात नहीं मैं अच्छा करूंगा। कितना भी जिंदगी तुम्हें 1000 बार गिराएगी, तुम में इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि तुम 1000 एक बार खड़े हो उसको 1001 टाइम। समझ में आ गया? जिंदगी हमें रोज गिराए डजंट मैटर, जिंदगी कितनी भी तकलीफें दे डजंट मैटर। समझ में आ गया क्या? यस और नो? तो ये तो बेटा जिंदगी में आता जाता रहेगा। टेस्ट क्या, जिंदगी क्या, ये क्या, लाइफ क्या, हमें हर जगह हमें फेलियर मिलेगा, कई जगह मिल सकता है, लेकिन हमें इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि हम उस फेलियर को ऐसे वही बात दिमाग में बिठा के खुद को लूजर ना बनाए, विनर बन के दिखाए। और वो कब होगा? जब हमें बाउंस बैक वाली फीलिंग होगी। समझ में आ गया क्या? यस और नो? ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ नो डाउट तुम्हारी एज ऐसी है बेटा, ये इतनी इन चीज़ों में शायद तुम इतने अभी मेच्योर नहीं हो, और बात ये फैक्ट है, फील होता ही है। तो थोड़ा सा आप, लेकिन अपन कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करें तो अपन मेच्योर हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वही बात है सर 50 साल के, आपकी तरफ 50 साल की उम्र में मेच्योर होंगे हम, तो अभी हम क्या करें, वही बात है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में आप गेन करके बेटा खुद में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। बाकी तो इंप्रूवमेंट करवाने के लिए हम हैं, हम आपको गिराएंगे तो उठाएंगे भी, टेंशन मत लो बेटा, हमारी दोनों ही ड्यूटी है। आपको ये फील भी करवाना कि तुमसे गलती हो सकती है देखो, और ये फील कराना भी है कि तुम अपने आप में बहुत स्पेशल हो। ठीक है? हमारे एक वो साथ के थे, वो हमेशा कहते थे कि टीचर होता है हमेशा बॉलर की तरह। अरे क्रिकेट देखते हो ना, बॉलर का काम क्या होता है? तुम्हें आउट करना, होता नहीं होता? तो टीचर या एग्जामिनर होता है हमेशा बॉलर की तरह, वो जानबूझ के ऐसी बॉल डालेगा तुम आउट हो, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? सहवाग की तरह। बात समझ में आई क्या? कि बेटा कैसी भी बॉल फेंक दे, मारूंगा तो मारूंगा ही। समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ गई? ऐसा थोड़ी है कि वही बात है डर जाए। तो टीचर हो चाहे एग्जामिनर हो, वो चाहे कैसे भी हमें फेल करवाने की कोशिश करे, गलत करवाने की कोशिश करे, हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए सहवाग की तरह कि आ जाओ कैसी बॉल फेंक दो, मारूंगा तो मारूंगा, यानी अच्छा स्कोर करके दिखाऊंगा तो करके दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? तो छोटी छोटी बातों को बेटा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो, खुश रहो। हाँ छोटा मोटा कुछ होता है अच्छा या बुरा फील होता है, लेकिन ऐसा भी फील नहीं होना चाहिए कि कई दिनों तक उसी फीलिंग में अपन घूम रहे हैं और अपना परसेंट है वो निकल गया, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो हुआ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलती कहाँ हुई है उस पर हमें काम देखना है, काम स्टार्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने काम पे फोकस करना है। समझ में आ गया? यस और नो? प्रिंस, छवि, शुभम, अभिषेक, रेहान, लवीस, गुड़िया, ठीक है बेटा? यस और नो? अरे आपको दिक्कत है क्या? रविकांत, आपकी बार सुनकर जोश आ जाता है, आपकी बात सुनकर जोश आ जाता है, पर बाद में कुछ समझ नहीं आता तो वापस जोश डाउन है। बेटा एक काम करो, वही बात है, जोश को अंदर रखा करो, मुंह बंद रखा करो, ठीक है? अपने बॉडी के अंदर जोश एकदम पैक रखा करो, खुद को झूठा कॉन्फिडेंस दे लिया करो, कोई बात नहीं, यस 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 आई एम ऐसे किया करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहो, जोश बढ़ते रहेंगे। मैंने क्या कहा, पढ़ाना तो ठीक है, खाली सिलेबस कराना पर्पस नहीं है, तुम में एक फाइटर वाली फीलिंग लेके आना पर्पस है। और मैं तुम्हें हमेशा जिंदगी में एक ही बात कहता हूँ बच्चों को, चाहे कोई बच्चा तुम हो चाहे पुराने बच्चे हो, हमेशा लाइफ में फाइटर बनो बेटा। अगर तुम फाइटर नहीं हो तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तुम, ये बात सच है बेटा। बात समझ में आई क्या? जिंदगी तुम्हें बहुत बार बेटा हराने की कोशिश करेगी, रोज तुम्हें ऐसा फील होगा कि मेरा जिंदगी का कोई एम ही नहीं है, लेकिन फाइटर तो फाइटर होता है। समझ में आ गया? हमेशा फाइटर बनो कि हर कंडीशन से तुम लड़ सको, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? प्रिंस, सभी बाकी बच्चे भी है फाइटर। बात समझ में आई क्या? ये डरपोक छुई मुई ये सब साइड कर दो। मैंने क्या कहा, हम तो उस मिट्टी में पैदा हुए जहां पर शेर पैदा होते हैं। बात समझ में आई क्या? और तुम रे लोमड़ियों जैसे काम मत करना। बात समझ में आ रही है क्या? शेर बनो बेटा, मस्त रहो, खुश रहो। बाकी कोई दिक्कत है? वी आर फाइटर, शाबाश। कोई दिक्कत हो बेटा, पर्सनली मुझसे क्लास के बाद शाम को 8 बजे फ्री होता हूँ, बात कर सकते हो, टेंशन मतलब बेटा, तुम्हें अकेले दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा हमेशा तुम्हारे साथ है, सिलेबस तो करवाएंगे, लेकिन बाकी चीजों में तुम्हारे साथ है, सक्सेस के लिए हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं बेटा, कभी तुम बात कर सकते हो। ओके चलो आगे बात करते हैं। तो बच्चों अपना लास्ट लेक्चर था, उसमें अपन ने बात की थी बच्चों, क्या हमने क्वेश्चन किया था, हम जैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की मेथड की हम बात कर रहे थे बेटा। उसमें अपन ने क्या कहा था, पहली मेथड अपनी पढ़ी थी एक्स मेथड। एक्स मेथड में जो वो जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने लिखाए थे बेटा, समथिंग 24 25 समथिंग लिखाए थे। उसमें मोस्ट ऑफ द तो इन्हीं में से पूछेगा, लेकिन बाय द वे एक आधा कोई अलग पूछे भी तो उसमें हमें क्या करना है बेटा,
अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अप्लाई करके कर सकते हैं कि ये कैसे होगा। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो एक क्वेश्चन और लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट कैलकुलेट calculate the different oxidation number of calculate the different oxidation number of calculate the different oxidation number of same element calculate the different oxidation number of same element in following compounds calculate the different oxidation number of same element in following compounds। देखो बेटा Fe3O4 आपको बेटा दो लाइन के गैप के साथ लिखना, ठीक है। इसका पॉपुलर नेम है बेटा प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू देख लिए। चलो बेटा देखो कैसे करना है। इसमें आपसे क्या बोला है, सेम एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने हैं। ओके बच्चों देखो एक्चुअल में आपको क्या करेगा, सीधा आपको जैसे देखो बच्चों कंपाउंड लिख के दे देगा। पहली बात तो बच्चे को आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। आपको यही नहीं पता चलेगा ये कंपाउंड कैसे बना तो कर नहीं पाओगे। इसका नाम मैंने लिखा है प्रूशियन ब्लू, इन दोनों का नाम तो मैंने लिखा ही दिया था बेटा, याद है ना? ठीक है, ये तो कौन सा था बेटा, मैग्नेटाइट। और ये वाला खतरनाक वाला वेपन जो तुमने पापा से पूछा था, बात समझ में आ गई क्या? ये वो वाला बेटा आपका रेड लेड। तो कहने का मतलब है इनसे सेम एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो हमें कैसे करना है। तो एक्चुअल में ध्यान रखना Fe3O4 होता है बेटा वो दो कंपाउंड का मिक्सर होता है FeO.Fe2O3। मैंने क्या कहा, FeO.Fe2O3। जिस बच्चे को बस ये बात पता थी वो आंसर दे सकता है। अब तो कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कैसे करेंगे बेटा, हमें पता है। मैंने क्या कहा था, डॉट के साथ कंपाउंड जुड़ा हो तो उनको ब्रेक कर लो बेटा, अलग अलग कर लो, बात खत्म। ठीक है, क्या यहां से यहां तक एक कंपाउंड मान लो डॉट से पहले ऑक्सीजन पर कितना -2, तो इस पर कितना, यस और नो, क्लियर बेटा। यहां पर क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन पर कितना, अब इसको बोल जाओ डॉट से पहले वाले को ओनली इस पर कंसीडर कर लो। एक ऑक्सीजन पर कितना बेटा -2, तो 3 पर कितना -6 तो इधर कितना आ गया +6। वो +6 कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 में, तो 1 पर कितना आ गया बेटा +3। इसका मतलब इसमें बच्चों क्या है, Fe की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, +2 और +3, काम खत्म, यस और नो। चलो बेटा देखो बच्चों इसकी बात करें Pb3O4, ये आपकी इनऑर्गेनिक में काम आएगा बच्चों कई जगह, ध्यान रखना। जरूरी नहीं 3 और 4 वाला कंपाउंड हमेशा ऐसे ही जुड़ा हो बेटा। ये कैसे होता है, एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर में होता है 2PbO.PbO2, ये ऐसे होता है। मैंने क्या कहा, 2PbO.PbO2 की फॉर्म में होता है ये, क्लियर है? ठीक है, एटम को बैलेंस कर लो। देखो 2Pb ये रहा, एक Pb ये रहा, यानी Pb3। ऑक्सीजन देखो बेटा 1 × 2 और 2 ये 4 ऑक्सीजन हो गई, क्लियर है। अब यहाँ बात करें बच्चों ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, तो इस Pb पर कितना होगा बच्चों +2, क्लियर है? ठीक है बेटा। बच्चा कहेगा सर इस 2 से मल्टीप्लाई करना है क्या, एक चीज खास कर ध्यान रखना, जो डिजिट सभी के कॉमन हो, जो सभी के लिए कॉमन हो, उसको मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है बेटा। कैसे, ये वाला 2 है इस Pb के साथ भी है, O के साथ भी है बच्चों, तो ध्यान रखना इस 2 को आपको यूज नहीं करना है क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है। ये समझ में आ गया? अगर इंडिविजुअल Pb या इंडिविजुअल O के साथ होता तो इस 2 को हम यूज करते हैं, क्लियर है? ठीक है बेटा। यहाँ बात करें इस ऑक्सीजन पर कितना -2, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 2 पर कितना हो गया बेटा -4, इधर -4, तो इस पर कितना आ गया +4 आ गया। यानी इसमें जो सेम एलिमेंट है यानी Pb है, इसकी 2 ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा हो गया बच्चों +2 एंड +4। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा? चलो अब यहाँ बात करें, देखो बच्चों मैंने क्या किया है,
इस Fe को मैंने जानबूझ के 2 नंबर दे दिए, आपको एग्जाम में भी ऐसे करेगा, फर्स्ट वाला एटम और सेकंड वाला एटम। समझ में आ गया क्या? अब एक्स मेथड से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नॉर्मली तो नहीं कर सकते बच्चों, क्यों? क्योंकि हमें पता है किसी फॉर्मूले में या इक्वेशन में 2 वैल्यू अगर अननोन हो तो अपन क्या कर सकते हैं, एक्स मेथड लगा सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, एक अननोन हो बाकी का हमें ध्यान हो तो एक्स मेथड लगा सकते हैं, यस और नो। लेकिन इसमें तो दोनों ही Fe क्या है, अननोन है। अरे साइनाइड का तो हमें पता है -1 होता है, लेकिन Fe दोनों ही हमें अननोन है, तो कर सकते हैं क्या? डायरेक्टली एक्स मेथड नहीं लगा सकते। तो बच्चा कहेगा सर कैसे लगा सकते हैं? इसके टुकड़े टुकड़े कर कर। कैसे बेटा? टुकड़े टुकड़े कर कर। कैसे टुकड़े टुकड़े कैसे करने बच्चों? आपको याद है, इसे 2 फॉर्म कैटायन एनायन में कन्वर्ट कर लो। इधर ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट वाला अकेला कंपाउंड होता है। मैंने क्या कहा था, इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बोला जाता है? जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो क्या होता है, अकेला कंपाउंड होगा, अकेला आयन बनाएगा, या तो कैटायन या फिर एनायन है। ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होता है वो कभी अलग अलग नहीं होगा बेटा, क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसको ऐसा कैसा लिख दो, FeCN6 है, FeCN6 है। और हमें पता है बच्चों, देखो मैंने क्या कहा, ब्रैकेट वाले पर प्लस आएगा माइनस आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? इसके साथ में कौन है, इसके साथ में कौन है बेटा? Fe मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल है, तो इस पर क्या आएगा, प्लस, तो इस ब्रैकेट वाले पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर जैसे इसके बाद कोई क्लोरीन टाइप से होता तो क्लोरीन पर हमें पता माइनस आता, तो इस ब्रैकेट वाले पर क्या आ जाता, प्लस आ जाता। समझ में आ गया? ब्रैकेट वाला पूरा एक साथ होगा, तो ये वाला Fe बच्चों इधर लिख दो, इस पर क्या आ गया, प्लस, और इस पर क्या आ गया, माइनस। समझ में आ गया? अगर इस ब्रैकेट वाले कंपाउंड के साथ में कोई नेगेटिव चार्ज वाला आयन होता तो इस पर क्या आ जाता, प्लस आ जाता। जरूरी नहीं इस पर हमेशा माइनस ही आए। क्लियर है बेटा? इस पर प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा, साथ में कैसा आयन प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ब्रेक कैसे करना है, खुद की डिजिट खुद से पहले दूसरे की डिजिट पावर में, याद है ना? अरे Fe के हमें पता है खुद के साथ कितनी डिजिट है, 4, तो इसके आयन भी कितने बनेंगे बेटा, 4 ही बना दो, ये लो 4। क्लियर है? दूसरे की डिजिट पावर में ये वाला 3 कहाँ आएगा, इसके पावर में आ जाएगा +3। यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है। यहाँ देखो ये कंपाउंड के साथ कितना लिखा है, 3, तो खुद से पहले कितना आ जाएगा, 3, दूसरे की डिजिट पावर में, दूसरे की डिजिट मतलब कितनी, Fe की, ये 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? अब ये बताओ, इस Fe के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये बताओ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, +3 बच्चों। समझ में आ गया? और ये वाला जो है, अब हमें पता है साइनाइड का हमें पता ही होता है, पूरे पर नेट चार्ज हमें पता ही है, तो इस वाले Fe का x मानकर अपन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अरे कर सकते हैं। अब तो एक ही तो अननोन है बच्चों, एक को तो अपने अलग कर ही दिया, तो क्या करेंगे बेटा, इसको अपन क्या करें, इस Fe का क्या मान लो, x मान लो। एक साइनाइड का कितना, अरे -1 होता है, नहीं होता? एक साइनाइड का -1, कितने एटम है बेटा, कितने मॉलिक्यूल है, 6, इक्वल टू नेट चार्ज कितना हो जाएगा? बच्चा कहेगा सर इसको क्यों नहीं यूज किया, सभी के लिए कॉमन है ये तो। समझ में आ गया? क्लियर है? तो क्या करेंगे, x -6 इक्वल टू कितना बच्चों, -4। x इक्वल टू कितना हो गया, -4, इधर आएगा क्या हो गया, +6, तो x इक्वल टू कितना हो गया, +2 हो गया। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? इसका मतलब ये बताओ, सेम एटम इसमें कौन था बेटा, Fe, तो Fe के 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन से हो गए, +3 एंड +2। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे, +3 एंड, समझ में आ गया? डाउट बेटा, यस और नो? शुभम, अभिषेक, रेहान, लवीस, अंशु, कोई दिक्कत बेटा? नोट करो।
कर लिया बेटा, अरे कर लिया क्या नोट? चलो बेटा एक क्वेश्चन और लिखो। आपको याद है बच्चों मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था क्या? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं उनमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है? तो ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन तीनों के एटम के रेस्पेक्ट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, याद है क्या? 2NO - NH अपॉन NC, याद है ना? उसको कैसे यूज करना है बेटा? लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो। देखो कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, कैलकुलेट द ON ऑफ C एटम, शॉर्ट में लिख रहा हूं ON यानी ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेट द ON ऑफ C एटम, कार्बन एटम, इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। नंबर 1 लिखो बेटा, CH3COOH, इसे बोलते हैं बेटा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। दूसरा लिखो COOH होल ट्वाइस, ये है बेटा ऑक्सैलिक एसिड। ये है ग्लूकोज। लिख लिया बेटा, लिख लिए? चलो बेटा देखो कैसे करना। सबसे पहले बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। एक्स मेथड से भी कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। पहले मैं उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताता हूँ, फिर एक्स मेथड से अपन श्योर करेंगे कि वही आ रहा है क्या। ओके, कैसे करना बच्चों समझना। सबसे पहले क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ऐसी कंडीशन आ जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इसको क्या होता है बच्चों, 2NO - NH अपॉन क्या होता है, NC। यस और नो? अरे याद है ना, NO NH NC का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? चलो बच्चों सबसे पहले नंबर 1 में कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, ON ऑफ कार्बन इक्वल टू देखो 2NO का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसमें देखो बेटा एसिटिक एसिड में कितने ऑक्सीजन एटम है, अरे 2 ही तो है बच्चों, तो क्या लिखेंगे 2 × 2। यस और नो? 2 × 2 माइनस NH क्या है, हाइड्रोजन एटम। तो देखो पूरे में कितने एटम है, 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो कितना हो गया बेटा 4 अपॉन कितना, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बच्चों, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो क्या करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 - 4 अपॉन 2 यानी 0/2, मतलब कितना आ गया 0। यस और नो? एक्स मेथड से भी करके बताऊंगा बच्चों, देखो कैसे करना है, श्योर करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करके बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, दूसरे में देखो बच्चों 2NO देखो बेटा ऑक्सीजन कितने हैं 1 1 2 × 2। अरे यहाँ जो नंबर ऑफ एटम होता है हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं करते, इसको जरूर यूज करना है। तो 1 और 1 2 × 2 यानी कितना हो गया, अरे 4 है या नहीं है, 2 × NO, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम का डबल कर दो, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 1 और 1 2 और × 2 कितना हो गया 4 हो गया बच्चों। ठीक है, माइनस NH देखो 1 × 2 कितना हो गया 2 अपॉन NC, 1 × 2 कितना कार्बन एटम है बच्चों 2 है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे बेटा, देखो 2 × 4 कितना हो गया 8 माइनस 2 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। इस 2 को बेटा इस 2 से उड़ा दे क्या, यस और नो? इतनी खतरनाक मैथमेटिक्स मत लगा देना बेटा, खुद पे कंट्रोल रखना। बात समझ में आई क्या? ऐसे नहीं कटने वाली चीज है सीधे चला दो तलवार की तरह बेटा, ये लो ये तो गया। बात समझ में आई क्या? मेरा कहने का मतलब क्या, खुद पे कंट्रोल रखना, कहाँ मुझे किसको कैंसिल आउट करना है, कैसे करना, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। आ गया समझ में? ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे 6/2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा +3। यस और नो? देखते हैं बच्चों, एक्स मेथड से भी श्योर करके देखेंगे। थर्ड पर आते हैं बच्चों, तो ON ऑफ कार्बन इसमें देखो बच्चों कैसे करना है, देखो 2NO, तो देखो 2 × NO, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने बच्चों 6, तो × 6 माइनस NH कितना है बच्चों 12, तो -12 अपॉन NC कितना है बेटा 6 है। तो क्या करेंगे बच्चों 6 से 6 उड़ा दे क्या, अभी समझाया था याद है ना, खुद पे कंट्रोल रखना है बेटा।
तो क्या करना है 12 माइनस 12/6 कितना हो गया 0/6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ध्यान है ना, अरे ध्यान है ना, ध्यान रखना बच्चों ये छोटी मोटी चीजों का, ठीक है। कैसे आया करके बताऊंगा। तो कहने का मतलब क्या बेटा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या रहा समझ में आ गया। अब बात करते हैं बेटा एक्स मेथड से कैसे करना है, देखो समझना। अब हम इतने मैच्योर हो चुके हैं, वैसे नहीं वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा क्या करना है, एक्स मेथड बिना पेन चलाए हम कैसे काम में लेना, समझना इस चीज को। कैसे हमने लिखा एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड में कार्बन का हमें बताना बच्चों। तो देखो एस्टिक एसिड में ये बताओ एक ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का कितना बेटा -2, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया -4 हो गया। हाइड्रोजन के कितने बेटा 4 एटम है ना, एक हाइड्रोजन का +1 तो 4 का कितना हो गया +4 -4 +4 कितना बच गया 0। तो कार्बन को बैलेंस करने की जरूरत है क्या चार्ज, तो कार्बन पे भी कितना आ गया 0, देख सकते हो बेटा 0 आ रहा है, यस और नो। चलो इसकी बात आ जाए बेटा, ऑक्सीजन के कितने एटम है 1 2 × 2 4 है, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 4 पर -8, यस और नो। एक हाइड्रोजन पर +1 तो 2 पर कितना हो गया बेटा +2। अब हमें पता है बच्चों क्या करेंगे -8 +2 -6 बच गया, -6 तो इस पर कितना आ गया +6, यस और नो। +6 कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 कार्बन एटम में, तो एक पर कितना हो गया +3, फॉर्मूले से भी कितना आ रहा है +3, समझ में आ गया, क्लियर है। इसकी बात करें बच्चों देखो एक ऑक्सीजन पर -2 तो 6 पर कितना हो गया -12, एक हाइड्रोजन पर +1 तो 12 पर कितना हो गया +12, -12 +12 कितना हो गया नेट चार्ज 0। तो ये बताओ बैलेंस करने के लिए कार्बन पर भी कितना आएगा 0। अगर प्लस माइनस में कुछ आता तो उसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट चार्ज आता है बेटा दूसरे पर, लेकिन इस पर क्या आएगा 0। समझ में आ रहा है कैसे क्या, यस और नो, क्लियर है, कोई डाउट बेटा, ठीक है नोट करो छाप दो। लिए बेटा आपको एक काम करना है, ये क्वेश्चन लिखना नहीं है फेयर में, ठीक है। मैं आपको 2-4 एग्जांपल बता रहा हूं, आपको क्या करना है बेटा एक्स मेथड के अकॉर्डिंग उसका आंसर बताना है। बात समझ में आई क्या, फेयर में हाँ नहीं लिख के कर सकते हो लेकिन रफली बात समझ, फेयर में नहीं लिखना है। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैंने ये दे दिया H2SO5, उसमें मुझे सल्फर का चाहिए, या मैं लिख दूँ H2H2O8, इसमें मुझे सल्फर का चाहिए, या मैं लिख दूँ H3PO5, इसमें मुझे फॉस्फोरस का चाहिए, या मैंने लिख दिया CrO5, इसमें मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। एक्स मेथड रफ यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर में नोट नहीं करना है। मैंने जो एटम अंडरलाइन किया उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, पेन यूज कर सकते हो बेटा रफली, कोई दिक्कत नहीं है, पेन यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। देखते हैं रेहान आंसर आगे, अरे आगे अभिषेक, लवीस, अभिषेक, शुभम, अंशु, आंसर आ गया बेटा, प्रिंस, छवि,
सभी का आंसर आ गया क्या? आगे चलो बेटा, ये तो फर्स्ट में कितना होगा? फर्स्ट में कितना होगा सल्फर का? प्रिंस छवि तुम बताओ, बाकी का तो मैं सुन लूंगा। चलो यहाँ पर कितना आएगा? प्रिंस तुम बताओ। ठीक है, शुभम कितना आएगा? +8। अभिषेक, ध्यान, अंशु प्लस, ठीक है बेटा +8 मान लेते हैं। चलो प्रिंस छवि दूसरे का बताओ फटाफट, दूसरे का। प्रिंस, प्रिंस, अच्छा बाकी इस बच्चे कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? यही आएगा क्या? +7। ठीक है +7। ठीक है चलो अगले का बताओ कितना आएगा? प्लस, नेक्स्ट का, चलो नेक्स्ट का, नेक्स्ट का, चलो चलिए बेटा सुन। अब कितने बच्चे, कौन बच्चा ऐसा जो कह देगा सर ये आंसर सही नहीं है? कौन बच्चा ऐसा है जो कह दे ये आंसर सही नहीं है? सर 4 आपने जो लिखा है इनके आंसर सही नहीं है, 4 हो गए। हाँ हाँ नहीं है अंशु? सही है या सही नहीं है? हाँ पता नहीं है, मैंने पता नहीं सही नहीं है ये बताना। शुभम सही है ये पता नहीं है, मतलब सही नहीं है ये पता है। हाँ रेहान सही है या नहीं सही है? सही है नहीं सही है? सही नहीं है? सही है नहीं सही है? अभिषेक सही है? प्रिंस छवि मेरे तो ये आ रहा है, प्रिंस मेरे तो ये आ रहा है। लविश अब बता बेटा, तू बता क्यों? तुम्हारी बात नहीं है बेटा, रिपीटर बच्चों ही ऐसे ही वही ठोकर खाते हैं, उनका गलत करवाते हैं, उनका फेस एक्सप्रेशन देखने लायक होता है, बहुत मजा आता है बात समझ में आई क्यों? और सर ये था क्या? बात समझ में आई क्या? कहने का मतलब क्या है, आपको एकदम बच्चों की तरह वही बात है, एक एक पॉइंट लिखाने का मेरा पर्पस क्या था, समझ में आ गया? वो आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने लिखाया था। मैंने एक स्टेटमेंट क्या लगाया था बेटा, एक लिखाया था कि कोई भी एलिमेंट होता है चाहे मेटल हो या नॉन मेटल, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बोला है मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, यस और नो? अरे मैक्सिमम बोला तो पॉजिटिव में ज्यादा होना चाहिए, यस और नो? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का क्या होगा, उसके वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, यस और नो? क्लियर है बेटा? सल्फर के हमें पता है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सल्फर 2 तो गेन करता है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 हमेशा मैक्सिमम पॉजिटिव कितना आ सकता है, +6 आ सकता है, होते ही 6 से डोनेट कितना करेगा, +6 करेगा, तो +6 आ सकता है, यस और नो? यहाँ सल्फर इसके वैलेंसी सेल में होते ही कितने हैं, अरे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में होते नहीं होते, 16 की वजह से 2 और 8 10 और +6, इसका मतलब मैक्सिमम 6 ही डोनेट कर सकता है, कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर होता है 15, इलेक्ट्रॉन भी 15, तो 2 और 8 10, कितने बच गए, 5, तो मैक्सिमम कितना आएगा, 5 आएगा, +5 आ सकता है मैक्सिमम। क्रोमियम 18 तक तो स्टेबल होता है, एटॉमिक नंबर 24, तो बाकी के जो 6 बच के लास्ट के वो डोनेट कर सकता है, मैक्सिमम क्या आ सकता है? तो सर आप कहोगे सर ये क्या सीन है, ये सीन ध्यान रखना, एक्स मेथड यहाँ फेल हो जाती है, समझ में आ गया? क्लियर है? रटाफिकेशन बेटा अलग होता है, ये चीज ठीक है, तुम पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए तुमसे गलती होना बिल्कुल होना ही था बच्चों, लेकिन ध्यान रखना क्या नॉर्मल टीचर होता है 4-5 एग्जाम्पल करके अगर हम निकल जाए, तुमने सीखा क्या है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ठीक है ये बराबर ये कर लो, बात खत्म, समझ में आ गया मेरे, बहुत ठीक है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, गलती मुझसे कहाँ हो रही है, समझ में आ रहा है? गलती मुझसे कहाँ करवाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहाँ पर एक्स मेथड क्या हो जाता है बेटा, फेल हो जाता है, बात समझ में आई क्या? फिर बच्चा कहे सर हम पास कैसे होंगे, तो दूसरा तरीका यूज करेंगे स्ट्रक्चर वाला पास होने के लिए, समझ में आ गया? क्लियर है? लगाओ नोट बच्चों, नोट लगाए, लिखो नोट लगाओ, लिखो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम और सम कंपाउंड्स
The oxidation number of atom for some compounds cannot be calculated by X method. The oxidation number of atom for some compounds, मैंने some compound बोला है, ध्यान रखना. The oxidation number of atom for some compounds cannot be calculated by X method. Cannot be calculated by X method. क्लियर है? ब्रैकेट में लिखो बेटा, इन कंपाउंड का नाम लिख लो ब्रैकेट में. ये भी ध्यान होना चाहिए किस में फेल होता है. यानी ये 4-5 कंपाउंड है, ध्यान रखना, बाकी ऑलमोस्ट में अप्लाई हो जाता है. The oxidation number of atom for some compounds cannot be calculated by method. For example, इस टाइप कंपाउंड. ठीक है, अब नहीं कर सकते, एक्स मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो कोई अल्टरनेट ऑप्शन तो होना चाहिए ना बेटा. ठीक है, तो कॉमा लगा के लिखो. लिखो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, कॉमा लगा के कंटिन्यू करो. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, the oxidation number of atom for these types of compounds, the oxidation number of atom for these types of compounds, for these types of compounds, for these types of compounds is calculated by structure of compound, is calculated by structure of a compound, is calculated by structure of compound. यानी इस टाइप के कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? स्ट्रक्चर की हेल्प से करेंगे, उससे सही आंसर आएगा. ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, ये अपन आगे पढ़ेंगे. क्या ये जो सल्फर है एक्स मेथड से भले ही बेटा आपका आंसर +8 आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर से अपन इस बात को प्रूव करेंगे. कितना आएगा? +6 आएगा. क्लियर है? इसमें भी सल्फर का मैक्सिमम कितना आ सकता है? +6 ही आएगा. स्ट्रक्चर से इस बात को प्रूव करेंगे. इसमें फास्फोरस का मैक्सिमम +5 आ सकता है, फास्फोरस +5 में ही है. कैसे है वो स्ट्रक्चर से प्रूव करूंगा. क्लियर है? इसमें क्रोमियम का मैक्सिमम कितना हो सकता है? +6 है. लग रहा है +10, लेकिन कॉन्सेप्ट बच्चे के क्लियर, उसे पता है +10 तो पॉसिबल है नहीं, इतना तो आ ही नहीं सकता. तो +6 में कैसे आएगा, वो भी स्ट्रक्चर से अपन प्रूव करेंगे. क्लियर है? तो स्ट्रक्चर का रोल कहाँ पर है बेटा? एक चीज, एक कंडीशन तो ये आ गई जहां पर कुछ कंपाउंड में एक्स मेथड फेल हो जाएगा. समझ में आ गया? क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखना, नोट लगा के एक पॉइंट और लिखो बेटा. एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रक्चर का एक जगह और कौन सा रोल है, समझना इस बात को. फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने ये दे दिया, जैसे मैंने ये बोला इसमें सल्फर का बेटा ये बताओ कितने एटम है? 2 एटम है. तो इसमें मैंने मान लो दोनों को कुछ ना कुछ लेबल कर दिया, जैसे सल्फर फर्स्ट, सल्फर सेकंड. तो फर्स्ट का कितना होगा, सेकंड का कितना होगा? मैंने क्या कहा, एक्स मेथड से तो हम एवरेज बता सकते हैं कि 2 पर इतना तो 1 पर इतना. यस और नो? एक्स मेथड से जो नॉर्मल चार्ज आता है वो कौन सा होता है? एवरेज वाला होता है कि टोटल सल्फर पर इतना आ रहा है, तो 2 एटम है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एवरेज हो गया वो. लेकिन इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताना हो. इंडिविजुअल का मतलब क्या है, इसमें सल्फर के 2 एटम है या नहीं है, इसको मैं लेबल कर दूं बेटा. जैसे ये सल्फर फर्स्ट है, ये सल्फर सेकंड है, तो दोनों का हमें अलग अलग पूछे, फर्स्ट वाले सल्फर का कितना, सेकंड वाले सल्फर का कितना, उसके लिए भी हमें स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी. फिर देखेंगे फर्स्ट सल्फर पर कितना आ रहा है, सेकंड पर कितना आ रहा है. समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर बेटा? तो मैं क्या कहूंगा, अगर किसी कंपाउंड में, समझना इस चीज को, अगर किसी कंपाउंड में एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम है, तो सभी एटम का, डिफरेंट एटम का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रक्चर का यूज करेंगे. यस और नो? ये इसलिए लिखा रहा हूं, बच्चे को ये चीजें पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं, कब करेंगे, तभी तो जाके अप्लाई कर पाओगे. खाली 2 क्वेश्चन रट के कभी सही नहीं कर पाओगे. समझ में आ रहा है? यस और नो? लिखो बेटा, नंबर 2 लिखो, नोट लगा के लिखो. लिखो इफ मोर देन 1 एटम्स, इफ मोर देन वन बोला है, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं बेटा, अपन कई सारे केसेस देखेंगे. इफ मोर देन 1 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, if more than 1 atoms of same element, if more than 1 atoms of same element are present in a molecule or compound, are present in a molecule or compound, then the structure of compound
then the structure of compound is used for calculate the structure of compound is used for calculate the individual oxidation number. जहां मैं ऑक्सीडेशन नंबर बोलूं आप ON लिख सकते हो शॉर्ट में. Then the structure of compound is used for calculate the individual oxidation number of each atom. Then the structure of compound is used for calculate the individual oxidation number of each atom. मैंने क्या लिखा है बेटा, बात समझ में आई? यस और नो? अगर किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या सेम एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है तो उसमें क्या सभी एटम का इंडिविजुअल का मतलब क्या है बेटा, इधर ध्यान दो. एक एलिमेंट के दो एटम है तो ओनली इसका कितना होगा, ओनली इसका कितना होगा. इंडिविजुअल का मतलब क्या समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने कहा था बेटा H2SO8 में सल्फर के कितने एटम है? 2 एटम है. तो एक एटम फर्स्ट वाला मान लो, एक सेकंड वाला मान लो. ओनली फर्स्ट वाले का कितना होगा, ओनली सेकंड वाले का कितना होगा. इसको बोलते हैं इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर. समझ में आ गया? ये भी हमें बताना हो तो भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा. तो पहली बात तो एक्स मेथड फेल कहाँ होती है और स्ट्रक्चर का और दूसरा यूज क्या है बच्चों, ये दोनों बातें आपको आइडिया होना जरूरी है कि किस कंडीशन में हमें स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा ताकि बच्चे को एक बार अप्लाई करते ही सही आंसर आए. कहाँ एक्स मेथड यूज करना है, कहाँ देखते दिमाग में आना चाहिए स्ट्रक्चर यूज करना है ताकि एक बार में सही. बच्चे नॉर्मल क्या करते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, एक क्वेश्चन को 3-4 बार तरीके से सोल्व करके देखते हैं, हर तरीके से आंसर अलग अलग आता है, पता नहीं चलता कौन सा तरीका सही है. लेकिन एक एक चीज क्लियर है, ये मुझे कब काम में लेना, इसमें मुझे क्या ध्यान रखना है, इसमें कैसे गलती होगी तो क्वेश्चन एक बार में सही आंसर आएगा. समझ में आ गया बेटा? यस और नो? चलो सेकंड मेथड पर बात करते हैं बेटा. नंबर 2 लिखो, बाय स्ट्रक्चर. अपनी जो सेकंड मेथड थी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की बाय स्ट्रक्चर, देख लिए? देखो बच्चों, अब स्ट्रक्चर की हेल्प से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करें किसी एटम का, इसके बेटा कुछ रूल्स ध्यान में होनी चाहिए. वो हम फिर वही कर रहा हूं. अगर मैं सीधा हेडिंग लिख के 2-4 क्वेश्चन आपको करवा दूं फिर आप रटोगे कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे घुमा फिरा के. अपन 10 क्वेश्चन करें, जरूरी नहीं है 10 क्वेश्चन ही हमें आए. इस 10 पे हमें 100 क्वेश्चन और बना के दे दे तो वो ही हम कर सके. वो कब कर सकते हैं, जब हमें तरीका पता हो, ऐसा हो तो ये करना, वैसा हो तो ये करना. समझ में आ गया? यस और नो? तो इसके 3-4 रूल्स है बेटा, वो लिखा रहा हूँ, वो रूल्स ध्यान में है तो आपसे फिर गलती होने का सवाल ही नहीं है. उसके बाद तो खाली आपको कैलकुलेशन करनी है, सर इसका +2, इसका -2, इसका इतना, इसका इतना. समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? तो क्या कहेंगे, सबसे पहले मेरा पहला स्टेटमेंट क्या है इसमें, स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट अपना क्या है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड in which more electronegative atom is occupy negative charge and less electronegative atom is occupy positive charge. yes or no? सबसे पहले जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड दिया जाता है उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज. ये तो रूल ही है बेटा, दो डिफरेंट एटम अगर प्रेजेंट है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और कम वाले पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो पहली बात तो स्ट्रक्चर बना के आपको इस बात का ध्यान रखना है किस पर नेगेटिव आएगा, किस पर पॉजिटिव आएगा. समझ में आ गया? क्लियर बेटा? लिखो सबसे पहला पॉइंट, लिखो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड in which more electronegative is occupy negative charge, in which more electronegative atom is occupy negative charge, in which more electronegative atom is occupy negative charge, and less electronegative atom is occupy positive charge, in which more electronegative atom is occupy negative charge and less electronegative atom is occupy
पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर आपने ये तो बता दिया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन सर ये पॉजिटिव नेगेटिव कितना होगा? +1 -1 +2 -2 +3 -3, कुछ आइडिया तो होना चाहिए ना? यस और नो? तो ये ध्यान रखना बच्चों। सुनना अगला स्टेटमेंट मेरा क्या है? द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या होगी बच्चों? एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर उतना ही नेगेटिव, और दूसरा एक गेन करेगा तो सीधी सी बात है दूसरे को उतना डोनेट करना पड़ेगा, तो दूसरे पर उतना ही क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। मैंने कहा ट्रांसफर्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या समझना बच्चों। देखो अगर ए और बी के बीच में मान लो बॉन्ड है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी मान रहा हूँ? बी की मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ए की क्या है? कम है। तो एक बात तो श्योर है अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड है, मैंने क्या कहा बेटा? इमेजिनरी, यही तो बोला है। कहीं पर ट्रांसफर होगा और कहीं पर क्या होगा? शेयरिंग। ठीक है, अपन यहाँ पर ओनली शेयर वाली कंसीडर नहीं करते, अपन क्या बोलते हैं? फाइनली अपन को चार्ज शो करना है बेटा, इस पर इतना, इस पर इतना, तो अपन क्या करते हैं? इमेजिन करके करते हैं कि इस पर इतने ट्रांसफर होंगे, इस वजह से क्या होगा? इतना नेगेटिव आएगा। बात समझ में आई क्या? शेयरिंग, शेयरिंग यानी ये गेन करेगा ये लॉस करेगा, अपन क्या दोनों में कॉमन नहीं, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है बेटा उस पर हमें एक पर क्या करना? चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा नेगेटिव वाला। और वो चार्ज कंसीडर कैसे शो करेंगे? कि वो इतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो भले ही वो गेन नहीं करे लेकिन अपन को जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा उस पर क्या करना? इतने ही इलेक्ट्रॉन उसके साथ कंसीडर करने हैं बेटा, इस बात को ध्यान रखना। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? मैंने क्या कहा? चार्ज कंसीडर करने की मेथड है, ये ध्यान रखना। इमेजिनरी चार्ज यही अपन ने बोला है, कईयों में रियल चार्ज भले ही वो नहीं हो +2 -2, लेकिन अपन को डिफरेंट डिफरेंट एटम के रेस्पेक्ट में ये क्या करना पड़ेगा? इमेजिन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ये ध्यान रखना। तो मैंने क्या कहा बच्चों? देखो ए और बी के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें बच्चों, तो मैंने क्या कहा? अगर ये डिफरेंट डिफरेंट एटम है तो सीधी सी बात है, देखो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी या नहीं होगी? होगी बच्चों। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। अगर इनके बीच में क्या है बच्चों? सिंगल बॉन्ड बन रहा है। सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है? अरे एक एक इलेक्ट्रॉन से तो बनता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक इलेक्ट्रॉन बी का। क्लियर है? ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर क्या नॉर्मली ये बॉन्ड है, मैंने क्या कहा? अपन को मानना पड़ेगा चार्ज शो करने के लिए। बात समझ में आ रही है क्या? कैसे? अगर ऐसा ही दिखा देंगे कि ये शेयर खाली शेयर करेगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा, तो चार्ज शो कर ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आई क्या? बॉन्ड बन रहा है, शेयर तो कर रहा है, लेकिन अपन को किसी एक के साथ शो करना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो। इमेजिनरी चार्ज यही तो होता है, अपन इमेजिन कर रहे हैं इस बात का। रियल और इमेजिनरी मैंने दोनों बोला है, रियल भी हो सकता है इमेजिनरी भी हो सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ, यानी आपने सर ये तो बता दिया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव कितना होगा? तो इसका तरीका ध्यान रखना, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अपन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके देखना पड़ेगा। कैसे बेटा? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन उसका, सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन तो बी का खुद का है। अभी ये बताओ दोनों के बीच में अगर मान लो बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ खींच सकता है? ए या बी? बी खींचेगा, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो तो नो डाउट बी की तरफ ही आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन तो पहले से बी का है बेटा, ये बताओ बी को खींचने की जरूरत है क्या? नहीं। बी कौन सा इलेक्ट्रॉन लेगा? ये वाला। समझ में आ गया? बी अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर चार्ज कितना आएगा? -1। ए को लॉस करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ए को लॉस करना पड़ेगा, तो इस पर क्या आ गया? +1। समझ में आ गया? या फिर बच्चों देखो, अगर डबल बॉन्ड बन रहा है ए और बी के बीच में, डबल बॉन्ड कब बनता है बच्चों? हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन ए के और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बी का। क्लियर है? कंडीशन वही है, बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ए की कम है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? बी गेन करेगा बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमें किसके साथ काउंट करने हैं? बी के साथ काउंट करने पड़ेंगे बच्चों। बात समझ में आ रही है क्या? दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बी पर ट्रांसफर हो तो बी पर चार्ज कितना आएगा? -2, और ए पर कितना आएगा? +2, क्योंकि ये गेन करेगा तभी तो करेगा जब ए लॉस करेगा। यस और नो? क्लियर है? ठीक है। ए और बी दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है बच्चों? जब दोनों के कितने कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। सीधी सी बात है। बात समझ में आई क्या? बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ए की कम है, तो बी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन हमें किसके साथ कंसीडर करने हैं? बी के साथ। तो इस पर चार्ज कितना आएगा? -3। इस पर क्या आएगा?
+3। मैंने क्या कहा, ये भले ही शेयरिंग में हम शो करते हैं लेकिन हमें ट्रांसफर करके शो करेंगे तभी तो अपन स्पेसिफिक चार्ज बता सकते हैं, इस पर इतना, इस पर इतना। समझ में आ गया? क्लियर है? अब मेरा अगला स्टेटमेंट क्या है? बच्चे के दिमाग में ये डाउट आएगा, सर आपने ये तो कह दिया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना होगा? तो मेरा स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई क्या? जितने बॉन्ड बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे थे, वो जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उतने ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होगी। कैसे बच्चों? यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड में दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, तो इस पर -1, इस पर +1, सीधी सी बात है। यहाँ डबल बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, -2 +2, यस और नो। ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके -3 और +3। समझ में आ गया? ये तो खाली समझाने का तरीका था बच्चों। शॉर्ट एंड स्वीट में करेंगे तो क्या करना है, सिंगल बॉन्ड है तो +1 -1 कर देना, डबल बॉन्ड है तो +2 -2 कर देना, ट्रिपल बॉन्ड है तो +3 -3 कर देना, काम खत्म। क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है पूरा कॉन्सेप्ट करके ही 10 मिनट लगा के करे, वहां तो नैनो सेकंडों में आंसर आना चाहिए। कॉन्सेप्ट खाली समझने का तरीका है और एग्जाम में सेकंडों में हमें आंसर देना है, तो हमें कैसे अप्लाई करना है, दिमाग में क्या सेट रखना है। सिंगल बॉन्ड आ रहा है +1 -1 कर दो, डबल बॉन्ड बीच में है 2 एटम के बीच में तो +2 -2 कर दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो +3 -3 कर देना। अब ये प्लस किस पे करना, माइनस किस पे करना, समझ में आ गया? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर उतना ही माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उतना ही प्लस। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? लिखो अगला स्टेटमेंट, लिखो नेक्स्ट स्टेटमेंट। लिखो द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन एटम्स, द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन एटम्स, the value of positive and negative charge on atoms, the value of positive and negative charge on atoms is equal to number of transferred bonded electron। हमें ट्रांसफर करके देखना पड़ेगा तभी एक पर स्पेसिफिक हम उतना नेगेटिव और दूसरे पर उतना पॉजिटिव शो कर सकते हैं। The value of positive and negative charge on atoms is equal to number of transferred bonded electron। काम खत्म। बात समझ में आई क्या? बॉन्ड बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं उनमें कितने का ट्रांसफर हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वैल्यू उतनी ही होगी। और ये कॉमन सेंस है ही है, जिसकी ज्यादा ई एन उस पर उतना ही नेगेटिव, कम हो उतना ही पॉजिटिव। बेटा समझ में आ गया? क्लियर है? इस मेथड को सेकंड स्टेप को अपन क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करके इस पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको मैंने बताया बेटा, यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है, 2 एक स्टेटमेंट तो अपने लिखे हैं, इसके 3-4 स्टेटमेंट और लिखाऊंगा ताकि दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट सेट है, ऐसा हो तो सर ने कहा ये करना है, फिर चाहे क्वेश्चन कैसा भी लिखा दो, 10 की जगह चाहे 100 क्वेश्चन आप सोल्व करके देख सकते हो, कहीं पर नहीं अटकोगे। समझ में आ गया? तरीका पता होना चाहिए करना कैसे है। बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? चलो इसको कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके ठीक है बेटा।